और सत्ता में सबसे पहले सत्ते पे सत्ता यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ। सबसे पहले हम बात करेंगे उस वक्फ पर सत्ता की कुंजी खोलेंगे जिसे लेकर सियासत से सड़क तक कलेश है। लेकिन इस बिल के आने से क्या होगा, असली कंट्रोल किसके पास रहेगा और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनके मन में डर किस बात का है, इससे जुड़े हर सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। वैसे आज इसी वक्फ को लेकर संसद में जो बहस हुई है उसमें बहुत आग है। ये आग आज आप नेताओं के बयानों में महसूस करेंगे, जिसमें एक तरफ बीजेपी और उसके सहयोगी थे तो दूसरी ओर पूरा का पूरा विपक्ष। किसने क्या कहा, इस पर हमारी वीडियो कुंजी तैयार है। वैसे आज संसद में बीजेपी के अध्यक्ष पद को लेकर अखिलेश यादव और अमित शाह में भी बहुत दिलचस्प बहस हुई। जब अखिलेश ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी ये नहीं तय कर पा रही है कि उसका अध्यक्ष कौन होगा, तो अमित शाह ने ये जवाब दिया कि वो देखिएगा, लेकिन आप 25 साल तक अध्यक्ष रहेंगे। फिर पश्चिम बंगाल में रामनवमी से पहले त्रिशूल और तलवार वाली चिंगारियां भी देखेंगे। बीजेपी की मांग है कि शोभा यात्रा में हिंदुओं को शस्त्र ले जाने की अनुमति मिले, लेकिन उससे पहले बंगाल पुलिस ने एक लंबी लिस्ट निकाल दी है जिसमें यह लिखा गया है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। आज सत्ता में डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ टेरर वाली कुंजी खोलेंगे। आज अमेरिका दुनिया के कई देशों पर रेसिप्रोकल यानी जैसे को तैसा टैरिफ लगाने वाला है। इससे भारत को कितना नुकसान होगा और इसे लेकर क्या तैयारी की गई है, इसके जवाब सत्ता में आपको मिलेंगे। इसके बाद देखिएगा मलेशिया में रहने वाले हिंदू आखिर खतरे में क्यों हैं। दरअसल इस मुस्लिम देश में 2300 मंदिरों के अस्तित्व पर खतरा आ गया है, जिस पर हिंदुओं ने एक बड़ी बैठक बुलाई है। आखिर मामला क्या है और मंदिरों पर संकट क्यों है, ये समझेंगे। और फिर एक दिलचस्प कुंजी उस सोने पर जो रिटर्न का चैंपियन बन गया है। 2025 में निवेशकों को गोल्ड में निवेश करना चाहिए या फिर शेयर बाजार में, आज इस पर हमने एक ज्ञानवर्धक कुंजी तैयार की है। लेकिन सत्ता की शुरुआत आज वक्फ वाली उन चिंगारियों से जिसमें आज संसद का तापमान बहुत ज्यादा दर्ज किया गया है। I rise to move the motion for consideration of the Waqf Amendment Bill 2025 and Mussalman Waqf Repeal Bill 2024। अध्यक्ष महोदय, भाजपा जब भी कोई नया बिल लाती है तो वो अपनी नाकामी छुपाती है। अगर आज हम ये संशोधन लेके नहीं आते तो जिस सदन में हम बैठे हैं, ये पार्लियामेंट बिल्डिंग, इसको भी क्लेम किया जा रहा था। ये बिल आज इस संविधान के इस जो मूल जो ढांचा है उस पर आक्रमण है। कैबिनेट कमेटी के जो सुझाव थे ये भारत सरकार की कैबिनेट ने स्वीकार किए और अमेंडमेंट के रूप में किरण रिजिजू जी लेकर आए। The bill hits basic structure of the constitution। मैं चाहूंगा सब लोग मेरी बात पर जवाब दें कि आपको इस बिल से क्या परेशानी है। वक्फ के जो ड्राफ्ट करने वाले लोग थे उनमें मैक्सिमम लोग वो थे जिनको वक्फ के बारे में जानकारी नहीं थी। पूरे देश का माहौल खराब किया जा रहा है, यह बता के कि यह मुसलमान विरोधी है। कहीं से ये मुसलमान विरोधी नहीं है। करीब 7 महीने का इंतजार, 237 दिनों की संसदीय प्रक्रिया और 8 घंटे की बहस के बाद वक्फ संशोधन बिल ने 360 डिग्री टर्न लिया और आज लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पास होने के लिए तैयार है। यानी 8 अगस्त 2024 को सरकार ने पहली बार वक्फ बिल को पेश किया था और अब आज कुछ देर के बाद इस बिल पर लोकसभा में वोटिंग होगी और यहां से पास होने के बाद ये राज्यसभा के रास्ते नए कानून में बदलने के लिए तैयार हो जाएगा। और इसी पूरी प्रक्रिया में आज लोकसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष सबकी जुबान पर सिर्फ और सिर्फ वक्फ संशोधन बिल का जिक्र था। इस जिक्र में काफी आग थी, कई तर्क थे, कई अनोखे उदाहरण थे और तो कई ऐसे तथ्य भी थे जिसका जिक्र पहले कभी नहीं हुआ था। इस सब की शुरुआत सुबह करीब 12 बजे तब हुई जब सरकार की तरफ से केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया, जिसे उम्मीद एक्ट का नाम दिया गया है। बिल पेश करते हुए किरण रिजिजू ने सबसे पहले उस शंका का समाधान करने की कोशिश की जिस पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। किरण रिजिजू ने कहा कि सरकार मस्जिदों के संचालन में हस्तक्षेप नहीं करेगी। किरण रिजिजू ने चर्चा की शुरुआत की। इसके बाद पक्ष विपक्ष से कई सांसदों ने अपने पक्ष रखे। अखिलेश यादव से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक ने इस पर अपनी बात कही। सत्ता पक्ष से जेडीयू के ललन सिंह तो विपक्ष से टीएमसी के कल्याण बैनर्जी इस बिल पर काफी तीखे नजर आए। हमने वक्फ संशोधन बिल पर सत्ता की एक विस्तृत कुंजी तैयार की है जिससे आप ये समझ पाएंगे कि इस बिल में क्या बदलने वाला है। लेकिन सबसे पहले संसद में फायर वाली वो रील देखिए जिसमें नेताओं की जुबान काफी तीखी थी।
किया। अध्यक्ष महोदय I rise to move the motion for consideration of the Waqf Amendment Bill 2025 and Mussalman Waqf Repeal Bill 2024. अगर आज हम ये संशोधन लेके नहीं आते तो जिस सदन में हम बैठे हैं ये पार्लियामेंट बिल्डिंग, इसको भी क्लेम किया जा रहा था, एयरपोर्ट, बसंत विहार। और अगर नरेंद्र मोदी जी का सरकार नहीं आते, अगर यूपीए का सरकार कंटिन्यू रहता तो क्या क्या बिल्डिंग को नोटिफाई किया जाना था। अध्यक्ष महोदय, भाजपा जब भी कोई नया बिल लाती है तो वो अपनी नाकामी छुपाती है। ये नाकामी का पर्दा इस बार वक्फ बिल बना है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिसके लिए फैसला होना है उसकी बात को अहमियत न देना भी नाइंसाफी है। एक बिल जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को दिया गया जिसका विपक्ष का भी बड़ा आग्रह। कमेटी ने इस पर सुविचारित रूप से अपना मत प्रकट किया। वो जो मत प्रकट हुआ वो मत फिर से कैबिनेट के सामने गया। कमेटी के जो सुझाव थे ये भारत सरकार की कैबिनेट ने स्वीकार किए और अमेंडमेंट के रूप में किरण रिजिजू जी लेकर आए। The purpose of the bill is a clear breach of the right of the Muslims to perform their religious duty, to manage their religious affairs, and therefore completely in violation of Article 26 of the Constitution of India. The bill hits basic structure of the Constitution. पूरे देश का माहौल खराब किया जा रहा है, यह बता के कि यह मुसलमान विरोधी है। कहीं से ये मुसलमान विरोधी नहीं है, कहीं से मुसलमान विरोधी नहीं है। क्या है वक्फ? वक्फ कोई मुस्लिम संस्था है क्या? वक्फ एक तरह का ट्रस्ट है, जो ट्रस्ट मुसलमानों के हक में काम करने के लिए बनाया जाता है। मुस्लिम कोई धार्मिक संस्था नहीं है वक्फ। हर मुसलमान के लिए जो जिसकी जो हैसियत है वो अपनी हैसियत के हिसाब से अपनी प्रॉपर्टी को या किसी भी चीज को अल्लाह की राह में वक्फ करता है। और इस वक्फ के जो ड्राफ्ट करने वाले लोग थे, जो उन्होंने बिल ड्राफ्ट किया था, उनमें मैक्सिमम लोग वो थे जिनको वक्फ के बारे में जानकारी नहीं थी। इस बहस में हिस्सा लेते हुए अमित शाह ने साफ किया कि राजनीतिक कारणों से ढेर सारे भ्रम फैलाए जा रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि वक्फ में धार्मिक क्रियाकलाप चलाने के लिए गैर मुसलमानों को नहीं रखा जा रहा है। विपक्ष ऐसी अफवाह के जरिए अपना वोट बैंक सुरक्षित करने का काम कर रहा है। वक्फ परिषद और वक्फ बोर्ड ये 1995 से आए। ये पूरा झगड़ा जो चल रहा है, आपने नॉन हिंदू को रख दिया और नॉन मुस्लिम को रख दिया, गैर मुस्लिम को रखा। वो झगड़ा वक्फ में दखल करने का है। पहले तो वक्फ में कोई गैर इस्लामिक सदस्य आएगा ही नहीं, ये स्पष्टता समझ लीजिए। ना मुतवल्ली गैर इस्लामिक होगा, ना वाकिफ गैर इस्लामी होगा। मान्यवर, वहां कोई प्रोविजन नहीं है। जो धार्मिक संस्थाओं का संचालन करते हैं उसमें कोई गैर मुस्लिम व्यक्ति रखने का प्रावधान किया भी नहीं है, हम करना भी नहीं चाहते हैं। मान्यवर, यहां एक सदस्य ने तो कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे? ये कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। सबसे पहले ये समझिए कि 5 बड़े बदलाव क्या होने वाले हैं।
पहला बदलाव, वक्फ बोर्ड पहले किसी भी जमीन पर अपना दावा कर सकता था, अब नहीं कर पाएगा। दूसरा बदलाव, वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम और महिलाएं भी सदस्य होंगे। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह ने साफ किया कि वक्फ के धार्मिक कार्यों में गैर मुस्लिम शामिल नहीं होंगे। तीसरा बदलाव, सरकारी संपत्तियों पर वक्फ बोर्ड का दावा खत्म हो जाएगा। चौथा बदलाव, बिना कागजात कोई संपत्ति वक्फ बोर्ड की नहीं होगी। पांचवा बदलाव ये कि वक्फ ट्राइब्यूनल के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी जा सकेगी। जैसे जैसे वक्फ संशोधन बिल पास होने के करीब पहुंच रहा है, वैसे वैसे अफवाह की गति बढ़ती जा रही है। अब इस बिल के बारे में ऐसी अफवाह उड़ाई जा रही हैं जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। अफवाह यह है कि बिल के पास होने से वक्फ की संपत्ति तो छोड़िए, मस्जिदों और कब्रिस्तानों पर सरकार का कब्जा हो जाएगा। सच्चाई यह है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। बिल में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ये कहा जा रहा है कि वक्फ की सारी संपत्ति सरकार ले लेगी। ये पूरी तरह से झूठ है। वक्फ की संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास ही रहेगी। ये भी दावा किया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड पर गैर मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा, लेकिन सच्चाई यह है कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्य तो बन पाएंगे, लेकिन वो किसी चीज पर कब्जा नहीं कर पाएंगे। वैसे लोकसभा में बहस पर चर्चा के दौरान विपक्ष बार बार ये कहता रहा है कि सरकार मुसलमानों की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है, जबकि सत्ता पक्ष का इससे साफ इनकार है। इन आरोपों को लेकर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई और रविशंकर प्रसाद ने तथ्यों के साथ तीखे हमले किए। इस चर्चा में रविशंकर प्रसाद ने तो ये तक कह दिया कि मुसलमानों के आदर्श वोटों की सौदागिरी करने वाले नहीं, सानिया मिर्जा और मोहम्मद शमी हैं। इस सरकार का इस बिल के द्वारा 4 इनके मूल उद्देश्य। पहला मूल उद्देश्य है कि संविधान को कमजोर करना, टू डाइल्यूट द कॉन्स्टिट्यूशन। इनका दूसरा उद्देश्य है भ्रम फैलाना, टू डिफेम द माइनॉरिटी कम्युनिटीज ऑफ इंडिया। इनका तीसरा उद्देश्य है टू डिवाइड द इंडियन सोसाइटी। हमेशा एक हमारे बीच में एक लिटिगेशन चलता रहे, मसला और बढ़ता जाए, ये उनका उद्देश्य है। और चौथा इनका उद्देश्य डाइल्यूट, डिफेम, डिवाइड, और चौथा इनका उद्देश्य है टू डिसएनफ्रेंचाइज द माइनॉरिटी कम्युनिटीज। आप इस बिल का विरोध करते हैं तो क्यों करते हैं, इसका जवाब नहीं दे रहे। और मैं चाहूंगा सब लोग मेरी बात पर जवाब दें कि आपको इस बिल से क्या परेशानी है। नंबर 2, क्या आप चाहते हैं कि वक्फ की प्रॉपर्टी हड़पने, लूटने, दलाली, बिचौलियों के बीच में रहे, या गरीबों के लिए काम में आए, पसमंदा मुसलमानों के लिए काम में आए, बेटियों के लिए काम में आए? परेशानी किस बात की है? मैनेजर साहब के ऊपर कंट्रोल नहीं होना चाहिए, मुतवल्ली के ऊपर कंट्रोल नहीं होना चाहिए। तो ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। वैसे लोकसभा में चर्चा के दौरान सिर्फ तीखे हमले ही नहीं हुए, बल्कि हास्य और व्यंग को भी पूरा सम्मान मिला। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहने वाली पार्टी अभी तक अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन सकी है। इस पर अमित शाह ने अगले 25 वर्षों तक अखिलेश यादव के ही समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष होने की भविष्यवाणी कर दी। मैं समझ सकता हूं कि मैं वो बात छेड़ना नहीं चाहता था, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। अब अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य लोग ये कह रहे हैं कि हमारे सदस्य नहीं है यहां पर जो हमारे साथी हैं, लेकिन अध्यक्ष महोदय मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो बिल लाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी में एक मुकाबला चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुकाबला चल रहा है कि खराब हिंदू कौन बड़ा है। और ये बात अध्यक्ष महोदय मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। जो पार्टी ये कहती हो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, अध्यक्ष महोदय वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए अभी तक। अध्यक्ष महोदय भारतीय जनता पार्टी क्या है? जी बताएंगे। मैं अखिलेश जी ने बहुत हंसते हंसते कहा है, इसको हंसते हंसते जवाब देना।
ये सामने जितनी पार्टियां हैं उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उन 5 लोगों को ही चुनना है परिवार के। हमें माननीय अध्यक्ष जी करोड़ों सदस्यों में से 12-13 करोड़ सदस्य प्रक्रिया कर कर चुनना है तो देर लगती है। आपके यहाँ जरा भी देर नहीं लगेगी। मैं कह देता हूं अभी 25 साल तक आप अध्यक्ष हो जाओ, नहीं बदल सकता। और अब फिर से उस बड़े सवाल पर लौटते हैं जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा है। सवाल यह है कि क्या सरकार इस वक्फ संशोधन बिल के जरिए वक्फ बोर्ड को कंट्रोल करना चाहती है और इसीलिए इसमें बदलाव किए जा रहे हैं। क्या सच में ऐसा है? इसे समझने के लिए इस बिल में जो बड़े प्रावधान किए जा रहे हैं आप उन्हें देखिए। इस बिल में कुल 3 तरह के बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। पहला बदलाव ये कि वक्फ बोर्ड के स्ट्रक्चर में बदलाव होगा। दूसरा बदलाव होगा वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर नियंत्रण को लेकर और तीसरा बदलाव वक्फ की विवादित प्रॉपर्टी का निपटारा। पहले समझिए कि वक्फ बोर्ड के स्ट्रक्चर में क्या बदलने वाला है। बोर्ड के स्ट्रक्चर में 5 बड़े बदलाव होंगे। पहली बार 2 महिला सदस्यों को शामिल किया गया है। 2 सदस्य गैर मुस्लिम होंगे। मुसलमानों के पिछड़े वर्गों से भी सदस्य होंगे। बोहरा और आगा खानी मुसलमानों के लिए अलग वक्फ बोर्ड बनेगा। सेंट्रल वक्फ बोर्ड में 3 सांसद होंगे। जरूरी नहीं कि सांसद मुसलमान ही हो। अब सवाल यह है कि वक्फ बोर्ड पर कंट्रोल किसका होगा। नए बदलाव के हिसाब से सरकार ने वक्फ पर शिकंजा कसा है। सरकार सीधे सीधे तो वक्फ पर कंट्रोल नहीं कर रही है, लेकिन वक्फ बोर्ड की मनमानी वाले नियम को रोकने के लिए कई उपाय हैं। इसे ऐसे समझिए कि अब सीएजी या सरकार वक्फ का ऑडिट कर पाएगी। जिला कलेक्टर के पास प्रॉपर्टीज के सर्वे का अधिकार होगा। जिला कलेक्टर के ऑफिस में प्रॉपर्टी रजिस्टर करानी होगी। विवादित संपत्ति पर कलेक्टर मोहर नहीं लगाएगा तो वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी। बिना कागजात कोई संपत्ति वक्फ बोर्ड की नहीं होगी। अब तीसरे बदलाव को समझिए जिसके कारण इस बिल का सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है। पहले वक्फ किसी भी संपत्ति पर दावा कर सकता था। अब नए बिल के पास होने के बाद ये नहीं हो पाएगा। संपत्ति विवाद में वक्फ ट्राइब्यूनल के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी जा सकेगी। अब तक जिस भी सरकारी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित किया गया है वो वक्फ प्रॉपर्टी नहीं होगी। थोड़ी देर बाद वक्फ संशोधन बिल पर नंबर गेम शुरू होगा, यानी इसके पक्ष में कितने नंबर्स हैं, विरोध में कितने नंबर्स हैं, इसका फैसला होना है। वैसे अब तक सत्ता पक्ष और विपक्ष में से कोई दल ऐसा सामने नहीं आया है जो वक्फ संशोधन बिल पर स्टैंड अपना बदल रहा हो। लोकसभा की अगर बात करें तो इस बिल के समर्थन में एनडीए के 293 सदस्य हैं। इंडिया के पास 238 सदस्य हैं, जबकि लोकसभा के 12 सांसद ऐसे हैं जिनका स्टैंड क्लियर नहीं है। सरकार को इस बिल को पास कराने के लिए सिर्फ 272 सदस्यों का समर्थन चाहिए। फिलहाल इसमें कोई परेशानी होती हुई नहीं दिख रही है, यानी लोकसभा से पास होकर यह बिल कल राज्यसभा में प्रवेश कर जाएगा, जहां एनडीए के पास 115 सदस्यों का समर्थन है। 6 सदस्य मनोनीत हैं जिनका समर्थन सरकार को मिलना तय माना जा रहा है। राज्यसभा सदस्यों की कुल संख्या 236 है। बिल को पास कराने के लिए 119 सदस्यों का समर्थन चाहिए। सरकार के पास 121 सदस्यों का समर्थन दिख रहा है, यानी राज्यसभा में भी बिल आसानी से पास होता हुआ दिख रहा है। कई न्यूज मित्रों के मन में यह सवाल होगा कि एक वक्फ बिल के लिए इतना हंगामा क्यों हो रहा है। दरअसल इसके पीछे वक्फ बोर्ड की अकूत संपत्ति है। देश में वक्फ बोर्ड के पास इतनी संपत्ति है जिसका आकलन आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। भारत में वक्फ बोर्ड के पास सेना और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा संपत्ति और जमीन मौजूद है। भारतीय सेना के पास सबसे ज्यादा जमीन है, ये 18 लाख एकड़ में फैली हुई है। दूसरे नंबर पर भारतीय रेलवे है, इसके पास 12 लाख एकड़ जमीन है और फिर 9,40,000 एकड़ जमीन देश के अलग अलग वक्फ बोर्ड के पास है। यानी वक्फ बोर्ड के पास जो 9,40,000 एकड़ जमीन है उसमें दिल्ली जैसे करीब करीब 3 शहर बस सकते हैं। भारत में वक्फ बोर्ड के पास असीमित अधिकार हैं जो सऊदी अरब और दूसरे इस्लामिक देशों में भी उसके पास नहीं है। भारत में हिंदुओं के ट्रस्ट, मठ, अखाड़े और सोसाइटी पर अनेक कानूनों के साथ जिला प्रशासन का प्रशासनिक नियंत्रण रहता है, लेकिन वक्फ बोर्ड के मामले में ऐसा नहीं है। और अब सरकार जब पंजा कस रही है तो इस पर काबिज लोगों का दर्द बढ़ रहा है। कुल मिलाकर आज सियासत का वक्फ दिवस है, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से तर्कों, दावों और तथ्यों को संसद की चर्चा में वक्फ किया जा रहा है और कोशिश यह है कि वक्फ पर उनके पक्ष को सही माना जाए। संसद के अंदर यह जताने की कोशिश है कि दोनों पक्ष मुसलमानों के लिए वक्फ बिल का विरोध या समर्थन कर रहे हैं, जबकि बाहर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे संगठन वक्फ बिल के पास होने पर आंदोलन की धमकी दे रहे हैं।
सत्ता में अब बात करते हैं अमेरिका के टैरिफ वसूली वाले फैसले की, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में इस वक्त हो रही है। इस फैसले का प्रभाव दुनिया के बड़े बड़े देशों पर पड़ने वाला है। अमेरिका आज आधी रात से भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने वाला है। आज टैरिफ का ऐलान करेंगे डोनाल्ड ट्रंप। रात 1:30 पर टैरिफ का ऐलान हो सकता है। ट्रंप ने आज के दिन को लिबरेशन डे का नाम दिया है। वैसे तो अमेरिकी संसद के जॉइंट सेशन में ट्रंप इसका ऐलान कर चुके हैं। आज आधी रात से ये लागू भी हो सकता है। अमेरिका के रेसिप्रोकल टैरिफ वाले फैसले का मतलब समझिए। रेसिप्रोकल का मतलब होता है तराजू के दोनों पलड़े को बराबर कर देना, यानी एक तरफ 1 किलो का भार है तो दूसरी तरफ भी 1 किलो वजन रखकर उसे बराबर कर देना। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का फोकस इसी पर है। भारत अगर अमेरिकी कंपनियों से आने वाले सामान पर 100% टैरिफ लगाता है तो अमेरिका भी भारतीय कंपनियों के अमेरिका जाने वाले सामान पर 100% टैरिफ लगाएगा। एक अनुमान के अनुसार अगर अमेरिका टैरिफ बढ़ाता है तो भारत को सालाना 61,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। भारत के निर्यात में 11 से 12% तक गिरावट की आशंका भी है। दरअसल जब से ट्रंप ने अमेरिका की सत्ता हासिल की है, वो टैरिफ की रट लगा रहे हैं। टैरिफ को ट्रंप ने अपने इकोनॉमिक प्लान्स का हिस्सा बना लिया है। उनका कहना यह है कि टैरिफ से अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा, अमेरिका में रोजगार बढ़ेगा, अमेरिका की सरकार का टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ेगा, इकोनॉमी बढ़ेगी। पहले आप सिर्फ 120 सेकंड की न्यूज रील से ट्रंप की नीयत और नीति को समझिए, फिर बताएंगे भारत पर इस फैसले का दरअसल असर क्या होने वाला है। हम लोग ने पहले ही डिसाइड किया था कि हम यूएस के साथ एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे। जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर यूएस में गए थे तो ये डिसाइड हुआ था कि ये बीटीए जो है वो हम जुलाई-अगस्त तक कंप्लीट करेंगे। और इसके साथ हमने ये भी देखा है कि पिछले हफ्ते यूएस की टीम यहाँ पे आई थी, तो हमें ये लगता है कि एक तो भारत इस तरह से कंस्ट्रक्टिवली इंगेज है, रेसिप्रोकल टैरिफ भारत के ऊपर नहीं आना चाहिए। और अगर भारत के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ आता भी है तो हमें जो बीटीए करना है वो जल्दी से जल्दी निगोशिएट करना चाहिए, जिससे कि रेसिप्रोकल टैरिफ का असर जो हम ख़त्म कर सकें। डिपेंड करता है कि हमारे ऊपर कितना टैरिफ आता है। अगर टैरिफ मार्जिनल आता है तो शायद एक्सपोर्टर उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अगर थोड़ा ज़्यादा आता है तो इंपोर्टर एक्सपोर्टर मिल के एब्जॉर्ब करेंगे और शायद थोड़ा बहुत कंज्यूमर के ऊपर जाए। दूसरे जिस तरह की अनसर्टेनिटी बनी हुई है, हमारे जो एक्सपोर्टर हैं वो अदर कंट्रीज़ में भी मार्केट ऑप्शन को देख रहे हैं कि अगर यूएस में हाई टैरिफ आता है तो हम किस तरह अपना जो बिज़नेस है वो दूसरे कंट्री की तरफ ले जाते हैं। तो उस तरह का मार्केट डाइवर्सिफिकेशन का अप्रोच भी भारतीय निर्यातकों का चल रहा है। अमेरिका का यह तर्क है कि टैरिफ लगाने से अमेरिका को 12 महीने में $600 बिलियन की कमाई होगी। 25% ऑटो टैरिफ से $100 बिलियन की अतिरिक्त कमाई होगी। अमेरिका में 30 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी। अति उत्साह में फैसले लेने वाले ट्रंप के ऐसे और भी कई दावे हैं, लेकिन सवाल यह है कि भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इसे कुछ आंकड़ों से आप भी समझिए। भारत अमेरिका को 68,520 करोड़ रुपए के फार्मास्यूटिकल्स यानी दवा से जुड़े प्रोडक्ट्स बेचता है। 72,800 करोड़ रुपए के रत्न और आभूषण भी भारत अमेरिका को बेचता है। इसके अलावा 34,260 करोड़ रुपए के पेट्रोकेमिकल्स, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट्स भी भारत की ओर से निर्यात होते हैं। नोट करने वाली बात यह है कि अमेरिका इस पर अब तक सिर्फ 3% टैरिफ लगाता है। रेसिप्रोकल टैरिफ के बाद अनुमान यह है कि टैरिफ 9.5% हो जाएगा। इसका असर यह होगा कि भारतीय निर्यात की लागत बढ़ेगी। भारत के प्रोडक्ट्स अमेरिकी बाजार में महंगे होंगे। सवाल यह भी है कि भारत ट्रंप की इस टैरिफ वसूली को कैसे टक्कर देगा, कैसे इससे होने वाले प्रभाव को वो कम करेगा। इसकी भी तैयारी अब शुरू हो चुकी है। फिलहाल ट्रंप के टैरिफ फैसले पर भारत की नीति वेट एंड वॉच वाली है। इससे भारत पर होने वाले प्रभाव का विश्लेषण होगा। सरकार ने 4 संभावित परिस्थितियों पर स्टडी की है। भारतीय व्यापार पर होने वाले असर का अध्ययन किया गया है। अगर टैरिफ उत्पाद विशेष होगा तो चीन, मैक्सिको, कनाडा और ईयू के निर्यात सबसे अधिक प्रभावित होंगे। उत्पाद विशेष टैरिफ पर भारतीय प्रोडक्ट्स को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिल सकता है। अगर ये टैरिफ क्षेत्र विशेष होगा तो सभी देशों को नुकसान संभव है। अतिरिक्त लागत और लाभ में कटौती का सामना करना पड़ सकता है। कहा यह भी जा रहा है कि भारत टैरिफ का मूल्यांकन केवल शुल्कों के आधार पर नहीं करेगा, बल्कि सहयोग के आधार पर भी करेगा। अब ये समझते हैं कि ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ का भारत पर क्या संभावित असर हो सकता है।
सबसे ज़्यादा फोकस कृषि और फार्मा सेक्टर पर है, क्योंकि अमेरिका भारत के कृषि उत्पाद पर 5.3% टैरिफ लगाता है, जबकि भारत अमेरिका के कृषि उत्पाद पर 37.7% टैरिफ लगाता है। इस तरह फर्क हो गया करीब 32.4% का। वहीं फार्मा की अगर बात करें तो अमेरिका भारत के प्रोडक्ट्स पर 0% टैरिफ लगाता है, वहीं भारत अमेरिका के फार्मा उत्पाद पर 10% टैरिफ चार्ज करता है, जिससे फर्क करीब 10% हो जाता है। बड़ी बात यह है कि जैसे को तैसा का प्रभाव फार्मा और कृषि पर हो सकता है। इसी अंतर को ट्रंप कम करना चाहते हैं। ट्रंप के इस टैरिफ टेरर से शेयर बाजार क्यों कांप रहा है और इसका फायदा किसे हो रहा है, अब आइए ये भी समझ लेते हैं। सत्ता की हमारी ये खबर आपकी जेब और कमाई से जुड़े सबसे जबरदस्त मुकाबले पर आधारित है, जिसमें एक तरफ शेयर बाजार है तो दूसरी तरफ है सोना यानी गोल्ड। और इसे देखने के बाद आपको जवाब मिलेगा कि निवेश करना कहां सही होगा। इन दोनों के बीच की बड़ी लड़ाई में कहां आपकी बम्पर कमाई हो सकती है। शेयर बाजार और गोल्ड के बीच चल रही रेस में आखिर कौन जीतेगा, और मौजूदा हालात को देखकर सवाल ये उठ रहा है कि क्या गोल्ड शेयर बाजार पर भारी पड़ेगा। आज इन सवालों के जवाब आपको हमारी इस कुंजी में मिलने वाले हैं। किसी दौर में मशहूर अमेरिकी बिजनेसमैन कारोबारी जेपी मॉर्गन ने कहा था कि गोल्ड इज मनी, एवरीथिंग एल्स इज क्रेडिट। मतलब असली पैसा सोना ही है, बाकी सब सिर्फ कर्ज है। और मौजूदा स्थिति को देखकर आप इस गोल्ड को मिस्टर मुनाफा भी कह सकते हैं, क्योंकि सोने ने अब सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और अब ये वित्त वर्ष 2024-25 में रिटर्न देने का चैंपियन बन चुका है। जबकि जिस शेयर बाजार से लोग मोटी कमाई के सपने देख रहे थे, उसका रिटर्न बैंकों के फिक्स्ड डिपॉजिट से भी कम रहा है। जैसे सेंसेक्स ने पिछले वित्त वर्ष में सिर्फ 5.1% और निफ्टी ने 5.34% का रिटर्न दिया है, जबकि बैंकों में भी फिक्स्ड डिपॉजिट 7% से 9% का ब्याज मिल जाता है। लेकिन जरा सोने का रिटर्न देखिए, जो करीब 40% है और मौजूदा वक्त में भी गोल्ड निवेशकों की पहली पसंद बना हुआ है। इसका सबूत है गोल्ड की रिकॉर्ड डिमांड, जिसने सोने को नया रिकॉर्डधारी बना दिया है। भारत में बड़ी संख्या में परिवार सोने में अपनी बचत करते हैं और इसमें अब और भी तेजी से इजाफा हो रहा है। और अब गोल्ड की कीमत पहली बार प्रति 10 ग्राम 91,000 को पार कर गई है। पिछले 91 दिनों में सोना 14,953 रुपये महंगा हुआ है। 2025 की पहली तिमाही में सोने की कीमत 18.5% बढ़ी है और इसने नया रिकॉर्ड बना लिया है। सोने की कीमतों में ऐसी तेजी वर्ष 1986 के बाद पहली बार दिखी है, यानी सोने की कीमतों में इजाफे का 39 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया है। सोने ने बीते कुछ वर्षों में सेफ, स्थिर और बेहतर रिटर्न दिया है। खासकर कोरोना के बाद शेयर बाजार में जितनी तेजी आई, उतनी ही खतरनाक गिरावट भी आई और इसी का फायदा गोल्ड को मिला है। अभी प्रति 10 ग्राम 24 कैरेट की गोल्ड की कीमत 91,115 रुपये है, जबकि 22 कैरेट गोल्ड की कीमत 83,461 और 18 कैरेट के 10 ग्राम सोने का मूल्य 67,336 रुपये तक पहुंच चुका है। वैसे अमेरिका में ट्रंप की सत्ता के बाद जरूर भारत का शेयर बाजार हिला हुआ हो, लेकिन आज भी शेयर बाजार और गोल्ड को लेकर एक सवाल बना हुआ है कि दोनों में सबसे पहले 1 लाख का आंकड़ा कौन पार करेगा। आज 592 अंकों की बढ़त के साथ सेंसेक्स 76,617 पर बंद हुआ है, जो अपने शिखर 85,978 से काफी नीचे है, जबकि सोना पहली बार 91,000 को पार कर चुका है। लेकिन अभी निवेशकों का मन आखिर गोल्ड में क्यों अटका हुआ है और क्या अभी सोने में निवेश करने का विकल्प सही है, इसे भी आइए समझते हैं। क्योंकि सोना सुरक्षित निवेश का विकल्प माना जाता है, जबकि शेयर बाजार की तेजी अर्थव्यवस्था के विकास पर निर्भर करती है। जब शेयर बाजार में अनिश्चितता का समय होता है तो गोल्ड में निवेश बढ़ जाता है, जबकि अनिश्चितता के माहौल में निवेशक अपने शेयर्स बेचने लगते हैं। एक बड़ी बात यह भी है कि गोल्ड की कीमतों में उतार चढ़ाव कम होता है, जबकि शेयर बाजार में जोखिम ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें खबरों के आधार पर गिरावट और बढ़ोतरी दोनों होती है। अब जल्दी से ये भी समझ लेते हैं कि आखिर सोने का दाम रॉकेट क्यों बना हुआ है। इसकी 5 वजह हैं, वो समझिए। पहली वजह, वैश्विक स्तर पर आर्थिक तनाव के बाद सोना भरोसेमंद विकल्प बना हुआ है। दूसरी वजह, ट्रंप के टैरिफ के बाजार में अस्थिरता है, इसलिए गोल्ड की डिमांड ज्यादा हो गई है। डॉलर के मुकाबले रुपए के कमजोर होने से भी सोना तेजी से महंगा हुआ है। इसके अलावा शेयर बाजार में अनिश्चितता के चलते गोल्ड में ज्यादा निवेश हो रहा है। आर्थिक संकट से निपटने के लिए केंद्रीय बैंकों की रिकॉर्ड गोल्ड खरीदारी हुई है, जो करीब 1,000 टन के आसपास है।
और इसीलिए आप गोल्ड को मिस्टर मुनाफा कह सकते हैं। यूएस की इकोनॉमी यदि रिसेशन में कन्वर्ट होती है तो तमाम मिडल ईस्ट कंट्री है, चाइना है और दूसरे जितने भी देश हैं वो गोल्ड की खरीदारी करेंगे, क्योंकि उनका भरोसा धीरे धीरे डॉलर पर से उठेगा। और इसी कारण से अपने जो एसेट क्लास को यदि वो डॉलर की जगह पे गोल्ड में कन्वर्ट करते हैं तो डेफिनेटली गोल्ड के दाम और तेज़ी से बढ़ेंगे। लोगों के दिमाग में सब कंफ्यूजन है कि सोना किधर जाएगा। उसका सिर्फ एक ही कारण है कि अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ बढ़ा दिया है। ये टैरिफ वॉर है, ये बहुत बड़ा अटैक है, इसका हर हिंदुस्तान पे फर्क पड़ेगा। पिछले जो साल भर में जो काफ़ी बढ़ोतरी हुई है और ये एक ऐसा एसेट क्लास बन गया है जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट के साथ साथ काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है।